जी। इस अजय भी जी, मैं आपका रुख करूंगा। अजय भी जी, अगर बात यहां पर एआई टेक्नोलॉजी को लेकर करें, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप आर्मी में रहे, आप युद्ध लड़े, आपने देखा कि किस तरीके से चुनौतियां एक सैनिक को जो है वो देखनी होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर ग्राउंड पर आने वाली चुनौतियों को लेकर बात करें अजय भी जी, क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पर आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को एआई कम करेगा और जो जवान हैं उनके लिए आसानी जो है वो युद्ध के दौरान, पारंपरिक युद्ध के दौरान देखने को मिलेगी? यस अभिषेक, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत सही कहा आपने कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन हो रहा है, कई देशों में हो चुका है, चाइना में हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान किस हद तक एआई का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन जो आपके मॉडर्न स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्री रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे हथियारों की जो सटीकपन है, जो उनका प्रिसिशन है, जो उनका ह्यूमन एरर का जो एक गुंजाइश होती है, वो सब दूर हो जाएगी जी। ये तो मानी हुई बात है अभिषेक जी कि एआई जो है, इससे ज्यादा आधुनिक टेक्निक अभी तक किसी इंसान को मालूम नहीं, दुनिया को मालूम नहीं है। एआई की क्या लिमिट्स हैं, ये भी अभी तक लोग गुंजाइश नहीं लगा पाए हैं। तो अगर हमारे स्टार्टअप्स ये एआई के ऊपर में काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप्स आपने देखा है कि देश में क्या नहीं बना चुके, जितने स्टार्टअप्स हमारे शुरू हुए पिछले 5 साल के अंदर में, बहुत अच्छे अच्छे हथियार, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट, बहुत अच्छे अच्छे, आपने देखा किस तरीके से नोएडा की एक कंपनी ने जो ड्रोन्स बनाए हैं, वो तारीफे काबिल हैं। ड्रोन्स बिल्कुल, मतलब फायर एंड फॉरगेट टाइप के ड्रोन्स हैं। तो अगर हम ये आईडेक्स जो हमने प्रोग्राम नया शुरू किया, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, इससे एक्सेलेंस हर हालत में हासिल होगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा हुआ कि हमारी सरकार ने ये डिफेंस सेक्टर से शुरू किया, क्योंकि जो भी आधुनिक रिसर्च, जो भी डेवलपमेंट डिफेंस से शुरू होता है, आने वाले समय में वो सिविलियन फील्ड में भी, आम जनता के काम भी आने लगता है। आपने देखा कि लेजर सबसे पहले डिफेंस में शुरू हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे पहले डिफेंस में शुरू हुई, मेटलर्जी सबसे पहले डिफेंस में शुरू हुई, कम्युनिकेशन, संचार के सिस्टम्स, ये सबसे पहले डिफेंस में शुरू हुए। लेकिन फैलते फैलते आप देखिए कि पूरे देश को, सिविलियन इंडस्ट्री को, एंटरप्राइज को इससे फायदा होने लगा जी। तो ये जो अभी आईडेक्स है, इसमें बस यही हमें यकीन करना पड़ेगा कि इसमें बाबूगिरी ना आ जाए, इसमें ब्यूरोक्रेसी ना आ जाए, इसके अंदर ये ना हो कि सिंबलिज्म या खाली दिखावा रहे, 500 करोड़ जो है 5 साल में बर्बाद हो जाए, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें कमा लें, और जो हम सोच रहे हैं कि हमारे स्टार्टअप्स जो है वो कर पाएंगे, उनको कोई काम ना मिले और उनको कोई मौका ना मिले। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स को बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। सरकार उनको ठीक है आर्थिक मदद दे सकती है, और देने का वायदा भी किया है 500 करोड़ का। लेकिन इसमें जो हमारे आईआईटी हैं, इसमें जो हमारे आईआईएम हैं, इनको भी हमारे जो अभी गुप्ता जी बता रहे थे डीआरडीओ, इसरो, ये सबका एक बड़ा कंबाइंड और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। बिल्कुल अजय भाई जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर इससे समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जो है वो आधुनिक हथियारों का ही रहने वाला है, और इन्हीं आधुनिक हथियारों से आने वाली लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। लेकिन रवि जी, मेरी एक चिंता भी है, जब आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा तो एआई कैसे ये समझेगा कि जो दुश्मन सामने आ रहा है वही दुश्मन है, कहीं वो हमारे सैनिकों के ऊपर हमला भी ना कर दे। क्योंकि अगर हम इस पूरे युद्ध को समझें, एक युद्ध क्षेत्र है, सामने वाला जो एनिमी है वो भी गन लेकर, मशीन गन लेकर और बारूद लेकर सामने खड़ा है, हमारे जो सैनिक है जाहिर तौर पर वो भी मशीन गन लेकर, बारूद लेकर, तोप लेकर खड़े हैं। तो ऐसे में एआई इस चीज को डिफाइन कैसे करेगा कि कौन एनिमी है और कौन एनिमी नहीं है? बेशक अभिषेक जी,
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी और मैं ये बताना चाहूंगा कि किस प्रकार इस प्रकार की दुर्घटनाओं में एआई के माध्यम से बहुत कमी आएगी। जी हमने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब ये आपका एक हमने पाकिस्तान के इलाके में घुस करके एक हमने बालाकोट में हम हमला किया था। उसके जी बाद जो घटनाएं हुई थी, आपको याद होगा कि हमने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मार लगाया था, जिसमें हमारे कई लोग मारे गए थे। अगर उस समय हमारा सिस्टम पूरे का पूरा एआई डिपेंडेंट होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। अब मैं बताना चाहूंगा कि एआई कैसा है। अब समझने की बात यह है कि एआई का मतलब क्या है। देखिए, एआई जो होती है ये एक ह्यूमन लर्निंग काम करती है। जिस प्रकार एक मानव का दिमाग अपने पास तजुर्बे के साथ अपने जैसे जैसे उसके सामने नॉलेज आती जाती है, इंफॉर्मेशन आती जाती है, वो नई नई बातें सीखता जाता है और उस अनुभव से सीखता है। तो अब मैं अगर उदाहरण दूं कि आप अभिषेक पांडे जी बहुत बेहतरीन एक एंकर हैं, जी बहुत तजुर्बा इनके पास है, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या अपने ये नॉलेज मुझे दे सकते हैं? शायद नहीं दे पाएंगे, या देना भी चाहेंगे तो शायद मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। अब एआई क्या है कि वही काम जो एक व्यक्ति ने अपने तजुर्बे से जिंदगी भर सीखा है, उसी प्रकार एआई जो है ये अपने अनुभव से सीखती चली जाती है। अंतर यह है कि अब ये अनुभव मैं कहीं भी इसको ले जा सकता हूं। ये पैकेज बन गया अनुभव का और अब ये पूरे देश के काम आ सकता है या जहां चाहे वहां काम आ सकता है। तो जहां एक हमारे जो फौजी थे, बहुत हमारे भारत के, मैं कहूँगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हमारे जो सोल्जर्स हैं, कमांडर्स हैं, दुनिया में बेहतरीन कमांडर्स हैं। ऐसी गलतियां होने की संभावना ये विदेशों में कहीं ज्यादा होती है, हमारे यहाँ बहुत बहुत ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी हो सकती है। जो तजुर्बा एक कमांडर के पास है, हमारे जनरल साहब बैठे हैं, इन्होंने जितना तजुर्बा हासिल किया, जो इनके पास अनुभव आया, क्या ये अगर चाहें कि एक बटन दबा के किसी को ट्रांसफर कर सके? वो संभव नहीं है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम लर्न करेगा, वो एक सेकंड में हम जहां चाहें उसको वहां कम में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा एक अंतर होता है स्पीड का, रफ्तार का। कितनी तेजी के साथ हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक मानव का जो मस्तिष्क है, उसके लिए निर्णय करने की जो क्षमताएं हैं, जो स्पीड है, वो एक लिमिटेड होती है। लेकिन मशीन जो है उससे कई सैकड़ों हजारों गुना अधिक गति के साथ काम कर सकती है। अब गति की बात करें, मैं आपको उदाहरण छोटा सा दूंगा। हमने मिशन शक्ति किया था आपके 2019 मार्च 2019 में जी उस समय जो सैटेलाइट जब ट्रेवल कर रहा है लगभग, और मिसाइल उसको अप्रोच कर रहा है, जो क्लोजिंग वेलोसिटी है, एक सेकंड में 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, 10 किलोमीटर पर सेकंड। कोई ह्यूमन, किसी व्यक्ति का जो दिमाग है इतना तेजी से निर्णय नहीं ले सकता कि कैसे अपने मिसाइल को वहां पे डायरेक्ट हिट कर पाए। ये एक डायरेक्ट हिट है। इतनी तेज गति से चलते हुए सैटेलाइट को स्ट्रेट जाके टक्कर मारना बेहद बेहद मुश्किल काम है। बंदूक की जो गोली होती है उसकी गति भी मुश्किल से 2 से 3 गुना होती है, किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, उतनी भी नहीं होती है, उससे भी कम होती है। ये 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। ये क्षमता आती है एआई के माध्यम से। तो मैं कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि अपने ही जो हमारे अपने जो सैनिक हैं उन पे गलत हमला ना हो जाए, गलती से हमला ना हो जाए, उसकी संभावना जो कुछ अभी है, आज है, ये उससे भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये आने वाले समय में ये पूरे का पूरा युद्ध का जो एक रूपरेखा है पूरी तरह से बदलने वाली है और बदल चुकी है। भारत इसमें में बहुत आगे है। हम अपनी क्षमताओं को हम बढ़ा चढ़ा के बताते नहीं है, हम कम आके बताते हैं आमतौर पर, ताकि दुश्मन को मालूम ना पड़े कि हम कितने सक्षम हैं। जब आवश्यकता पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो देख लिया पूरी दुनिया ने कि भारत की क्षमता कितनी ज्यादा थी और इसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ था। अभिषेक जी। अजय भाई जी, दूसरी ओर अगर एआई को लेकर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अब युद्ध क्षेत्र में किया जा रहा है जो एआई से लेस है। जिस तरीके से रवि जी ने भी जिक्र किया, आपने भी एग्जांपल दिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, हमारा एक भी जवान जो है वो पाकिस्तानी सीमा में नहीं घुसा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भारी तबाही हमने देखी वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से एआई जो है वो सेना में कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आ रहा है। लेकिन अजय भाई जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि आने वाले 5 से 10 सालों में आप भारतीय सेना में किस तरीके से एआई हथियारों को देख रहे हैं?
अभिषेक जी, मैं अभी गुप्ता समझता जी हूँ। ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मैंने पहले भी आपको बताया अभिषेक कि जो एआई है इससे ज्यादा मॉडर्न, इससे ज्यादा आधुनिक इंट्रूजन या इंक्लूजन हमारे हथियारों में आज के समय में नहीं हो सकता। अगर एआई आ जाती है, जैसे आप बता रहे थे कि भाई कैसे वो डिस्टिंग्विश करेगा कि वो हमारा जवान है या दुश्मन है या हमारा है, हमारे ऊपर खुद गोली फायर हो सकती है या हथियार इस्तेमाल हो सकता है। ऑलरेडी हमारे पास में आईएफएफ सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, ये सिस्टम्स हैं। लेकिन जिस तरीके से गुप्ता जी ने अभी एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो टाइम है माइक्रो सेकंड्स में होगा और जो उसकी जो प्रिसिशन होगा, जो ह्यूमन एरर का जो पॉसिबिलिटी है, टोटली रूल आउट हो जाएगी। और कोई सवाल ही नहीं है कि ये जो है वेपनरी हमारे ऊपर ही इस्तेमाल हो जाए। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा इतना कहने के बाद कि एआई के ऊपर जी अजय भाई जी, मैं रुक करूंगा, आपका किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। रवि जी का रुक मैं फिर से करूंगा। रवि जी, जिस तरीके से एआई को लेकर हम बात कर रहे हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो टैंक हैं वो भी एआई से लैस नजर आएंगे, जो फाइटर जेट्स हैं वो भी एआई से लैस नजर आएंगे। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या टैंक और फाइटर जेट्स जैसे ये हथियारों का बात करें या फिर ऐसे उपकरणों को लेकर बात करें, जब ये एआई से लैस होंगे तो क्या ये भी बेहतर साबित होंगे या ये खतरनाक साबित होंगे? नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता कि ये खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आखिर ये आर्टिफिशियल है जी। इसको बनाने वाला दिमाग वही इंसान का दिमाग है। वो जिस तरह से बनाएगा, जितना खतरा किसी और टेक्निक के लिए है उतना ही खतरा एआई के लिए भी है। जैसे आपका परमाणु बम बना था, अमेरिका ने जापान के 2 नगरों पे इस्तेमाल कर दिया, लाखों लोग मारे गए जी। तो वो एक उसका दुरुपयोग था। तो उस प्रकार से खतरा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें खतरा तो आएगा, लेकिन जैसा कि लोगों के मन में ये खतरा रहता है कि एआई अपना इंसानों के ऊपर हावी हो जाएगी, पूरे के पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी, ऐसा नहीं हो सकता।